सोलर ग्रुप का परिचय। कभी यह एक सपना था, आसमान का सपना, स्वतंत्र उड़ानों का सपना, विश्व यात्रा का सपना, और हमने इसे साकार कर दिया। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए था? हमारे सपने हमारे लक्ष्य बन गए हैं। हमारे विचार हमारे योजनाओं में बदल गए हैं। हमारे आइडियाज एक रोड मैप और उत्पादन तकनीक में तब्दील हो रहे हैं। हमारा कार्यक्रम सालों आगे तक तय है। विकास और निर्माण, घटक और सामग्री, मॉडल बनाना और परीक्षण करना। सपने से हम परिणाम की ओर बढ़ रहे हैं। इस सफर में हमारे साथ चलो। सोलर ग्रुप नए पीढ़ी के ज़ेपेलिन प्रोजेक्ट का परिचय देता है। हमने भविष्य की भविष्यवाणी करने का तरीका चुना है, इसे आपके साथ मिलकर बनाना। दोस्तों सभी को नमस्कार। हाँ, सभी को नमस्कार दोस्तों। आप हमेशा की तरह नई पीढ़ी के एयरशिप प्रोजेक्ट में हैं और हमारे पास कंपनी एरोनोवा के ऑफिस से सीधा प्रसारण है। आपके साथ हमेशा की तरह फ्योडर कॉन्स्टांटिनोव और गेन्नादी बाबानिन। जी हाँ, यही हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले कृपया कोई प्रतिक्रिया या टिप्पणी ज़रूर दें। लिखें कि सब कुछ सही से काम कर रहा है, हमें सुना जा सकता है, ताकि हम शुरू कर सकें। साथ ही यह प्रमोशन में भी मदद करता है। सक्रिय रहना न भूलें, और अगर सब कुछ ठीक है तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? हाँ, मैं वी कॉन्टैक्ट पर प्रसारण देख रहा हूँ। अगर कुछ पूछना हो तो आप वहाँ सवाल लिख सकते हैं। हाँ, आज हमारे पास बहुप्रतीक्षित विषय है, परीक्षण कैसे हुए। और शुरू करने से पहले फ्योडर, ज़रा बताओ कि ये परीक्षण कहाँ हुए, वे कहाँ आयोजित किए गए। इस विषय को थोड़ा सा छूते हैं। जो लोग ध्यान से देख रहे हैं शायद वे पहले से जानते हैं कि हम अपने परीक्षण कहाँ कर रहे हैं। परीक्षण क्या, ये तो बस एयरशिप की असेंबली है। पहली उड़ान परीक्षण, बिल्कुल सही। पहली उड़ान परीक्षण अगले हफ्ते के लिए निर्धारित है। वीडियो से आप समझ ही गए होंगे। हाँ, हम नोविनकी में हैं। ये सेरपुखोव के पास एक हवाई अड्डा है। यह एक बड़ा, अच्छा, नया, ताज़ा, निजी हवाई अड्डा है जो आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय बनने की योजना बना रहा है। हमें किस्मत से यह मौका मिला, हाँ, कि हवाई अड्डे की प्रबंधन कंपनी ने हमें आमंत्रित किया। सचमुच कहा, कृपया आइए, हमें बहुत खुशी होगी। साथ ही हमें खुद जगह के मामले में भी किस्मत मिली, क्योंकि हैंगर हमें दोस्तों, जानकारों ने उपलब्ध कराया। जब उन्हें पता चला कि हम क्या कर रहे हैं तो उन्होंने कहा, बिल्कुल, ज़रूर। तो कुल मिलाकर हमने नोविनकी में अपना ठिकाना बना लिया है। आपने देखा ही होगा, हाँ, कि हमने उसे इकट्ठा कर लिया। पिछला वेबिनार भी वहीं से था। बहुत लोगों ने डिटेल्स ऑफ तकनीकी विशेषताएं देखी। सच कहें तो हफ्ता कब बीत गया पता नहीं चला। हमने उसे हफ्ते में इकट्ठा कर लिया। असल में हमारे पास उसे बाहर ले जाने के लिए बस 2-3 दिन ही थे। हाँ, यहाँ हमें सीनियर सहयोगी थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं क्योंकि उनकी अभी मीटिंग चल रही है। खैर, इसके बारे में बात करेंगे अगर ज़रूरत हुई। हम एयरड्रोम पर गए थे और एयरड्रोम पर होना वाकई शानदार है। कहना चाहूंगा, डिरिजेबल्स को इकट्ठा करना और ऐसे काम का हिस्सा बनना, इसका एहसास बाद में आता है, लेकिन कुल मिलाकर यह बहुत ही जबरदस्त अनुभव है। कल एक डेलीगेशन आया था। उन्होंने भी महसूस किया कि ऑफिस में प्रोजेक्ट बनाना एक बात है, लेकिन फील्ड में, एयरड्रोम पर, जहां हवाई जहाज उड़ रहे हों, वहां असेंबली का काम करना बिल्कुल अलग अनुभव है। हाँ, अपनी आंखों से देखना कि प्रोजेक्ट धीरे धीरे कैसे साकार हो रहा है, इसका अपना ही महत्व है। सब कुछ अपने हाथों से छूकर महसूस करना। मज़ेदार बात यह थी कि जब हमने प्रोजेक्ट शुरू किया था तो उदाहरण के लिए मेरा तो हवाई यात्रा या एयरशिप्स से कोई लेना देना ही नहीं था, और प्रोजेक्ट के कई अन्य प्रतिभागियों के भी डिरिजेबल्स को लेकर अपनी अपनी कुछ गलतफहमियां थीं, अपनी अपनी कुछ कल्पनाएं थीं। और समय के साथ देखना दिलचस्प है कि कैसे ये गलतफहमियां टूटती हैं और वरिष्ठ पीढ़ी बस खड़ी रहती है शांत मुस्कान के साथ। समझदारी आखिरकार। हाँ, तो चलिए चलिए
और सच में बहुत सारी असली समझ तो सीधे हवाई अड्डे पर ही आई। जब हम डिरिजेबल को असेंबल कर रहे थे तब पता चला कि असल में सब कुछ कैसे होना चाहिए और इस पूरे काम में कौन कौन से बारीकियां होती हैं। यहाँ तक कि सबसे साधारण बात भी, यहाँ न करन कि गैस से भरा डिरिजेबल गिरने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वह छत से टकराने की कोशिश करता है। ये बात तो समझ में आती है कि वास्तव में वह ऊपर उठता है, लेकिन जब तक आप सच में इसका सामना ही नहीं करते तब तक ऐसा जीवंत अनुभव नहीं मिलता। लेकिन अब वह अनुभव मिल गया है। धन्यवाद। वैसे एक दिलचस्प तथ्य है कि जिस हैंगर में डिरिजेबल को असेंबल किया गया, कहा जा सकता है कि हमारी मदद से हमने उसे पारंपरिक रूप से, कैसे सही कहें, फीलिंग, उससे एलिंग बना दिया गया। हाँ, क्योंकि किसी भी एलिंग को हैंगर कहा जा सकता है, लेकिन हर हैंगर को एलिंग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एलिंग का दर्जा उसे तभी मिलता है जब उसमें या तो हवाई जहाज या फिर समुद्री परिवहन, जलयान का निर्माण, संयोजन और असेंबली होती है, जैसे कि विशेष रूप से अर्थात खास तौर पर। हाँ, जलयान, बिल्कुल। चलो शायद हम खुद असेंबली की प्रक्रिया के बारे में बात करें। हमें असेंबल करने में कितनी जल्दी सफलता मिली, कितने दिनों में कुल मिलाकर? तो इस तरह से 1 हफ्ते में हमने इसे पूरी तरह से 1 हफ्ते में असेंबल कर लिया। ये उससे जल्दी हुआ? इसे 1 ही दिन में भी असेंबल किया जा सकता है। बस एक बात है, सबसे पहले हमने बिल्कुल भी जल्दी नहीं की। ये तो जैसे एक आदेश था कि कहीं भी जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी है, सब कुछ अत्यंत योजनाबद्ध तरीके से ही करना है, हर चीज को अवश्य दर्ज करना है, हर हिस्से, हर प्रक्रिया के बारे में सोच विचार करना है और स्वाभाविक रूप से पूरी गंभीरता के साथ हर नट बोल्ट को जरूर ठीक से तौलना है। यह बहुत जरूरी था, देखना कि क्या सैद्धांतिक वजन का सारांश व्यावहारिक रूप से मेल खाता है या नहीं। ऐसा लगता है कि हमने 3 दिनों तक सक्रिय रूप से काम करने के बाद इसे एक साथ रखा, लेकिन वास्तव में वे 1 सप्ताह तक मेरे दिमाग में उलझे रहे। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वहाँ बहुत सारी घटनाएं घटी और वहाँ समय भी कुछ अलग तरह से चलता है। हाँ, लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा वह एलिंग से बाहर निकला और उड़ गया। लेकिन मैं आपको दरअसल असेंबली की पूरी प्रक्रिया के बारे में कुछ और दिलचस्प, थोड़ी सी और महत्वपूर्ण बातें जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, विस्तार से बताना चाहता था। हाँ, क्या आपको किसी तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा या साइट पर कुछ अनियोजित चीजें हुई, ऐसा कुछ था? थोड़ी? हाँ, वास्तव में व्यावहारिक रूप से ऐसा कोई भी नहीं था। वहाँ सब छोटी मोटी बातें थीं। हमने अच्छी तैयारी की थी, हमारे पास तैयारी के लिए समय भी था, क्योंकि हम वही नियंत्रण प्रणाली अंतिम रूप दे रहे थे। शर्तिया तौर पर हमने यहाँ ऑफिस में ही उस गोंडोला की प्रारंभिक असेंबली कर ली थी। इससे बहुत मदद मिली। सारा केबलिंग का काम भी हमने यहीं ऑफिस में प्लान कर लिया था कि कैसे बिछाया जाएगा, और दूसरा स्टोर भी पास में 5 मिनट की दूरी पर था। इसलिए हाँ, सब कुछ किस्मत से थोड़ी और सरलता और सहजता से काफी आसानी से हो गया। जो गलतियां असेंबली के दौरान सामने आई थीं, हम इस हफ्ते उन्हीं पर चर्चा कर रहे हैं, उन्हें अभी ठीक कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को मॉडिफाई कर रहे हैं, छोटे मोटे मैकेनिकल कमियों को भी सुधार रहे हैं और देख रहे हैं। असल में उदाहरण के लिए ऐसा हुआ कि शुरू में रुसलान कई ऐसी डिटेल्स बनाना नहीं चाहता था जो बॉडी से जुड़ती हैं, क्योंकि वह कहता था कि इन्हें वहीं पर जाकर, उसी जगह पर ही, उसी समय पर और वहीं पर धीरे धीरे बनाएंगे। इसी बात पर उदाहरण के लिए मैंने भी चिंता जताई थी, क्योंकि वहीं जाकर बनाना और इसका भरोसा नहीं कि कब होगा। तुम मुझे बनाकर दे दो ताकि मुझे यकीन रहे कि वह चीज़ है और डिरिजेबल से जुड़ जाएगी। और कुछ हिस्सा मेल खा गया, लेकिन कुछ हिस्सा मेल नहीं खाया। उदाहरण के लिए कहीं रेडियस अलग है, जैसे कि टेल फिन के मामले में आप वीडियो में देख सकते हैं, चाहे वो पहले के हों या आगे आने वाले, कि खुद शेल की कर्व थोड़ी अलग है उस थ्योरेटिकल कर्व से जो पहले थी। फिन थ्योरेटिकल कर्व के हिसाब से बनाई गई है और आप देख सकते हैं कि शेल में थोड़ी धंसावटें हैं। उदाहरण के लिए दरअसल यही वो चीज़ है जिसे हम इस हफ्ते यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। हम इसे सुधार रहे हैं और इसी तरह आगे बढ़ रहे हैं। यकीनन रुसलान के पास भी तर्क थे कि इसे थोड़ा बाद के लिए क्यों टालना चाहिए, ताकि ऐसी स्थिति न हो। हाँ, ताकि प्रक्रिया स्पष्ट देखी जा सके। हाँ, लेकिन हर चीज़ के अपने फ़ायदे हैं। सबसे पहले हमने इसे जल्दी इकट्ठा किया और ये काम कर रहा है। अगर हम वहीं बनाते तो शायद अब तक उसमें उलझे रहते, लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं।
हाँ, और कुछ सवालों में तो आम बिल्डिंग मटेरियल की दुकान भी हमारी मदद नहीं कर पाती, लेकिन अच्छा हुआ कि हमारे साथ ऐसी कोई स्थिति नहीं आई और इन कुछ दिनों के बाद आखिरकार हमने उसे एलिंग से बाहर निकाल लिया। यह पूरी टीम के लिए एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक पल था। हाँ, वाकई में मजेदार था। वोलोद्या, क्या तुम फुटेज चला सकते हो? अगर आप सब तैयार हैं तो अभी आप लोग अनोखे और दिलचस्प दृश्य देखेंगे। हाँ, हमने ड्रोन से भी शूटिंग की थी और अब आप देख सकते हैं कि यह सब असल में वास्तव में कैसे हुआ था। तो यह एलिंग से पहली बार बाहर निकालना था। सब कुछ पूरी तरह से नियंत्रित था। जाहिर है मैं और हम दोनों डेविड रस्सी के साथ थे। मुझे याद नहीं कि इन्हें सही तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं। हम मैदान में उसका पीछा करते रहे। रस्सियां ढीली थीं, यानी एयरशिप खुद उड़ रहा था, लेकिन एहतियात के लिए अगर कोई झोंका आ जाए। सुरक्षा के लिए हमेशा ही। हाँ, अगर वह अचानक गलत व्यवहार करता, हम उसकी सुरक्षा कर रहे थे। अगर सच कहूं तो मैं हैरान रह गया। समझ में आता है कि सब कुछ योजनाबद्ध, पूर्वानुमानित और इसी तरह की बातें हैं, लेकिन यह कि हम उसे इतनी कम समय में इकट्ठा कर लेंगे, बाहर ले जाएंगे और वह उड़ने लगेगा, यह उम्मीद नहीं थी पहली ही बार में। हाँ, यही तो इस एयरशिप की खासियत है। इसमें स्थैतिक उत्थान शक्ति होती है। इस शक्ति का केंद्र द्रव्यमान के केंद्र से ऊपर स्थित होता है और इसलिए इसे वांकी वस्तांकी प्रभाव कहते हैं, जैसे खिलौना नेवल्याश का। यानी चाहे कुछ भी हो, एयरशिप हमेशा ऊपर अपनी खोल और नीचे गोंडोला के साथ सीधा रहेगा। यानी उसकी स्थैतिक शक्तियां उसे संतुलित बनाए रखती हैं और इसलिए वहां प्रोपेलर, थ्रस्ट वेक्टर का मोड, टेल रडर, ये सब हाँ उड़ान पर असर डालते हैं, लेकिन अगर ये सब बंद भी हो जाए तो भी एयरशिप और पूरा यंत्र अपने आप संतुलित ही बना रहता है। यानी वो अपने आप में स्थिर और संतुलित अवस्था में बना रहता है। स्वाभाविक रूप से इस वजह से भी कि हमारे पास एक प्रतिभाशाली सिस्टम इंजीनियर है और उसके हाथ सही जगह से उगते हैं, कुल मिलाकर वह पहली बार में उड़ गया। यह अप्रत्याशित, शानदार, सुखद अनुभव था। और मैं उसके वजन के बारे में थोड़ा और विस्तार से जानना चाहता था कि वह कितना, कहें तो योजना के अनुसार था, या यूं कहें कि क्या वह असल में, सच में पूरी तरह से योजना के अनुसार ही निकला था। दूसरा आश्चर्यों की सूची में यह था कि हम बिल्कुल सटीक निकले। यानी सैद्धांतिक वजन का अनुमान व्यावहारिक वजन से पूरी तरह मेल खा गया। और इसका मतलब यह हुआ कि जब डिवाइस पूरी तरह से असेंबल हो गया तो हमारे पास फ्लोटिंग फोर्स में कुछ किलो का अंतर ही बचा था। यानी जब डिवाइस पूरी तरह से असेंबल हो गया तब भी वह छत की ओर गिरने की कोशिश करता है। फिलहाल मैं इसे ऐसे ही कहूंगा। मुझे याद है हमने उसमें अतिरिक्त बैग लटकाया था ताकि वह ज्यादा भारी हो जाए। देखो, वह अतिरिक्त बैग असल में उपयोगी भार है। इस स्कीम में वह या तो बैलास्ट के रूप में होता है या फिर उपयोगी भार के रूप में, लेकिन वह जरूरी है क्योंकि अगर एयरशिप बहुत हल्का हो जाए तो वह उड़ ही नहीं सकता। और यह तो सुरक्षा नियमों के हिसाब से भी नहीं माना जाता। कुल मिलाकर इंसानियत ने समझा कि अगर एयरशिप छोड़ दी जाए और वह उड़ जाए तो यह शायद उससे भी बुरा है जितना कि अगर एयरशिप नीचे उतरे और धीरे धीरे जमीन पर आए। खासकर अगर उसमें लोग हों। लोग जमीन पर होते हैं और जो उन्हें दिलचस्प लगता है वह ज्यादातर जमीन पर होता है। इसी वजह से एयरशिप्स को ज्यादा वजन के साथ उड़ाया जाता है और इसके लिए अतिरिक्त वजन का प्रावधान होता है। हमने वहां 10 किलो का एक बोरा रखा था और अगर आप चाहें तो आप 20 किलो का बोरा भी वहां रख सकते हैं। ये पूरी तरह से आपकी पसंद पर निर्भर करता है। और फिर ये सब कैसे काम करता है। थ्रस्ट वेक्टर को घुमाया जाता है, प्रोपेलर घूमते हैं, वह अपने इंजनों से हवा पर टिकता है, आराम से धीरे धीरे ऊपर उठता है, थ्रस्ट वेक्टर पलट जाता है और एयरशिप आगे उड़ने लगती है। अपने बड़े ढांचे के कारण इसकी सतह बहुत बड़ी है जिस पर हवा बहती है। यह 2 विशाल पंखों जैसा है। वह आराम से उड़ता है, एरोडायनामिक्स से भार ले जाता है, फिर जब उसे रुकना होता है तो वह रुकता है और धीरे धीरे नीचे उतरता है। या फिर प्रोपेलरों से जबरदस्ती भी। और एक ऐसी स्थिति भी होती है जिसे थर्मिक्स कहा जाता है। यह तब होता है जब कोई खेत, उदाहरण के लिए जुताई किया हुआ हो, तो उससे निकलने वाली गर्मी के कारण हवा बहुत तेजी से ऊपर उठती है और यह हवा, उदाहरण के लिए अगर एयरशिप बहुत भारी भी हो तब भी उसे ऊपर उठाएगी। अगर तुम्हें उस खेत पर उतरना है, वहां थर्मिक है तो नहीं उतर पाओगे, तब प्रोपेलरों को उल्टा घुमाना पड़ेगा, अतिरिक्त थ्रस्ट बनानी होगी। यह एक तरीका है। दूसरा तरीका है जैसे विमान में किया जाता है, सर्पिल, स्पाइरल में टेल फिन की मदद से एयरशिप को नीचे की ओर निर्देशित करना और इसी तरह उतरना। इसी तरह समस्याओं का समाधान किया जाता है।
वास्तव में बहुत अच्छा है कि हम वज़न के हिसाब से सब कुछ सही सही गिन पाए, क्योंकि उपयोगी भार जैसा कि तुमने कहा उसमें और जोड़ना पड़ा, हालांकि असल में शायद वह थोड़ा सा बेकार भार था। इसका मतलब ये है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो उसमें और भी कुछ अतिरिक्त या अधिक सेंसर लगाए जा सकते थे। उस पर तरह तरह के उपकरण जैसे कि लगाए जा सकते हैं। मैं 100वीं बार फिर से दोहरा रहा हूँ, खास तौर पर उनके लिए जो अब तक नहीं समझ पाए हैं। ऐसे लोग भी हैं, कृपया ध्यान से सुन लीजिए। डिरिजेबल जिसे हमने बनाया है असल में नोवा 2 डिरिजेबल की एक स्केल मॉडल है, और हमने इसे यूं ही नहीं असल में नहीं बनाया, बल्कि पूरी तरह से नियंत्रण प्रणाली का परीक्षण करने के लिए बनाया है। यही वह काम है जो हम इस हफ्ते कर रहे हैं। हम इसे बना रहे हैं। हम डिरिजेबल के लिए स्वचालित नियंत्रण एल्गोरिदम प्रोग्राम कर रहे हैं, और इस छोटे डिरिजेबल की संरचना नोवा 2 से मेल खाती है। उतने ही प्रोपेलर हैं, वही घुमाव के कोण हैं। प्रोपेलर की ताकत भी सामने से आने वाले प्रतिरोध के मुकाबले उतनी ही है। दरअसल उतनी ही संख्या में टेल फिन्स भी यहाँ इस जगह पर मौजूद हैं। टेल रडर्स के घुमाव के कोण भी वैसे ही हैं। टेल में भी वही द्विदिश सहायक प्रोपेलर है। उसकी ताकत भी उसी अनुपात में है जिस दूरी पर वह लगा है, और डिरिजेबल की जड़ता के पल के हिसाब से। और यही नियंत्रण प्रणाली उन सभी उड़ानों के दौरान काम करती है। इन्हें अभी उड़ानें कहना सही नहीं होगा, इन्हें उप उड़ानें कहा जाता है। उन 2 दिनों की उप उड़ानों के दौरान जो हमने की, हमने डेटा इकट्ठा किया। अब यह नियंत्रण प्रणाली अभी सीख रही है, और अगले हफ्ते से यह उन्नत प्रणाली स्वचालित मोड में डिरिजेबल को पूरी तरह से नियंत्रित और संचालित करेगी। और ठीक इसी उद्देश्य के लिए सबसे पहले नोवा 01 बनाई गई थी। दूसरे चरण में स्वचालित रूप से कम ऊंचाई वाले डॉकिंग पॉइंट पर लैंडिंग की प्रक्रिया को परखने की कोशिश की जाएगी। यह तब होगा जब मान लें ऑटो पायलट इसे नियंत्रित करना सीख जाएगा। मैदान में एक बिंदु दिखाई देगा जिसे हमने अभी तक वहां एंकर नहीं किया है। उड़ान परीक्षणों के 1 हफ्ते बाद सबसे अधिक संभावना है हम यह कर लेंगे। हम अब एल्गोरिदम और थोड़ी बहुत मशीनीकरण की भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि पहली बार में शायद ही सब कुछ सही हो पाए। लेकिन खुद एयरशिप, हाँ, वह भी उपयोगी भार ले जा सकता है, वही चीज। यहाँ तक कि अगर नोवा 01 में लगभग 10 किलोग्राम का भार है, तो वह कोई रडार हो सकता है, या कोई शक्तिशाली वीडियो कैमरा जो अतिरिक्त बैटरियों के साथ लगाया गया हो, वह भी हो सकता है। यहाँ तक कि इस तरह के रूप में जब यह नोवा 02 का स्केल मॉडल है, हमने समझा कि यह लगभग 10 घंटे तक किसी निश्चित बिंदु जैसे किसी शहर के ऊपर लगातार मंडरा सकता है और निगरानी कर सकता है। लेकिन यह आकार फिर भी आदर्श नहीं है, क्योंकि नोवा 2 की नकल करते हुए, उसके पैरामीटरों की नकल करते हुए हमारा उद्देश्य एक आदर्श छोटा एयरशिप बनाना नहीं था, बल्कि उस एयरशिप की विशेषताओं को यथासंभव सटीकता से प्राप्त करना था। इसलिए हम इसे थोड़ा सा बदलेंगे, क्योंकि छोटे विज्ञापन और निगरानी एयरशिप्स की आवश्यकता और मांग फिर भी बनी हुई है, और ये बेकार के 10 किलोग्राम वजन सबसे अधिक संभावना है हम बदल देंगे। उपयोगी 50 तक, जो पहले से ही अत्यंत और भी बहुत अधिक और बेहद दिलचस्प और आकर्षक है। यानी समझने के लिए अगली नोवा 01 मॉडल्स इसी गैस वॉल्यूम में कहें तो मूल रूप से अलग दिखेंगी। यह संभव है कि गैस का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाए। उसमें 110 क्यूबिक मीटर हीलियम है, कुल वॉल्यूम 183 है। उसमें 130 क्यूबिक मीटर हीलियम हो, कुल वॉल्यूम 150 हो। और यह सब अभी भी प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में है, और चर्चा लगातार हो रही है। और फिलहाल वर्तमान समय में हमारा मुख्य रूप से फोकस परीक्षण करने पर है। संक्षेप में कहें तो इस एयरशिप का एक लक्ष्य है, और इस लक्ष्य को पूरा करना जरूरी है। नोवा 2 के लिए जो भी काम है उसे नोवा 01 पर पूरी तरह से आजमाना है, और उसके बाद ही इसकी मूलभूत मॉडर्नाइजेशन में लगना है, ताकि एक छोटा ड्रोन बनाया जा सके। और उड़ान परीक्षणों की प्रक्रिया में क्या ऐसी कोई बातें सामने आई जिन्हें दोबारा बनाना या सुधारना ज़रूरी हो, चाहे वे बहुत महत्वपूर्ण हो या कम महत्वपूर्ण? कृपया। तो कुल मिलाकर अभी हम किस चीज़ पे काम कर रहे हैं नियंत्रण प्रणाली के अलावा? नहीं, कोई मुख्य आपत्तियां नहीं थीं। वही समझ में आने वाली बातें हुई जिनका मैंने पहले ही शुरुआत में जिक्र किया था। यानी जब आप मैदान में एयरशिप के पीछे दौड़ रहे होते हैं, खासकर दूसरे दिन जब तेज झोंकों वाली हवा थी, बस उन्हीं झोंकों के साथ। असल में ये काफी मुश्किल है, हाँ, एयरशिप के लिए हवा के झोंकों से निपटना, खासकर जब वह बहुत छोटा हो, और खासकर जब वह जमीन के पास हो। आखिरकार जितना बड़ा एयरशिप होता है, वहां एक ग्रोथ फार्मूला होता है। उसके द्रव्यमान, उसकी जड़ता और उसकी प्रतिरोधक क्षमता,
यानी उसकी बाहरी सतह के लिए। और इसका मतलब यह निकलता है कि जितना बड़ा एयरशिप होता है उसकी द्रव्यमान जड़ता उतनी ही अधिक होती है और उसकी बाहरी सतह कम होती है, यानी हवा का एयरशिप पर असर उसके आकार के बढ़ने के साथ कम हो जाता है, खासकर ऐसे छोटे छोटे झोंकों का। और यह बात अब समझ में आ गई है। पहले तो यह सिर्फ बातों में समझ आती थी, लेकिन अब इसे व्यवहार में भी महसूस किया है। असल में ऐसा होता है कि उदाहरण के लिए हैंगर के पास ऊपर कहीं हवा चल रही होती है, आपके हैंगर के दरवाजे खुले होते हैं, नीचे तो पूरी तरह से शांत माहौल लगता है, आप एयरशिप को हैंगर से बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन वहां हवा इस तरह मुड़ जाती है और यहाँ पर घूमने लगती है। यानी जितना दूर आप एयरशिप को हैंगर से ले जाते हैं उस पर हवा का असर उतना ही कम होता है और वह उतना ही कम डगमगाता है। यूं कहें तो अगर हैंगर के पीछे जंगल है उदाहरण के लिए, तो और भी दूर ले जाना चाहिए, यानी वहां लगभग 50 मीटर की दूरी रखना बेहतर है। अगर आप इसी जगह पर खड़े हैं, पीछे जंगल है, यहाँ आपके पास शांत माहौल है, तो पेड़ों के ऊपर वैसा शांत माहौल नहीं है, वहां बिल्कुल अलग मौसम होता है। यानी यह जो सतह के पास की सीमा रेखा है वह बहुत ही दिलचस्प और हवा से भरी हुई होती है। और हाँ, जैसा कि खुद डिरिजेबल चालक अक्सर कहते हैं, डिरिजेबल के दो ही सुरक्षित हालात होते हैं, यह बात वे बार बार दोहराते हैं। पहला, जब वह हैंगर में खड़ा होता है, यह सबसे सुरक्षित होता है। दूसरा, जब वह उड़ान में होता है, यानी जब आप ऊपर उठते हैं पेड़ों से ऊपर 30 मीटर या ज्यादा ऊंचाई पर, वहां हवा पूरी तरह अनुमानित होती है, उसमें झोंके या बदलाव नहीं होते वगैरह। कुल मिलाकर वहां सब कुछ आसान होता है, लेकिन जमीन के पास चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। कुछ कारक हैं जो उस पर असर डालते। वैसे तुमने उसके मूरिंग मस्त से बांधने के विषय को थोड़ा छुआ था, तो कुल मिलाकर उसने यहाँ कैसा प्रदर्शन किया तो बताओ। क्या हमारा मूरिंग और मस्त वाकई में सब कुछ ठीक से काम कर गया? यहाँ कोई नई बात नहीं थी। हमने वही मोबाइल मूरिंग मस्त ली थी, उसकी टांगों को जमीन में टिकाया था और पूरी तरह से आराम से उससे जहाज को बांध दिया था। वह उसके चारों ओर घूम भी रहा था। असल में यहाँ बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं आई। हालांकि छोटे छोटे बारीक फर्क जरूर इस्तेमाल के दौरान सामने आए, लेकिन यह सब फिर भी इसलिए हुआ क्योंकि हमारे से बड़े लोगों ने, जो हमारे अनुभव और भले के लिए सोचते हैं, हमें खुद मैदान में भेज दिया और कहा, अनुभव हासिल करो ताकि तुम खुद सीख सको। हाँ, लेकिन कुछ भी गंभीर नहीं था, बस अब कुछ हिस्सों पर ऊपर और नीचे का निशान लगाना है, मस्त की ऊंचाई के हिसाब से मार्किंग करनी है और इसी तरह की बातें थोड़ी सी और हैं। बस इतनी ही बातें थीं। अनुभव। शायद जब तुमने इस विषय को छुआ तो तुम उस सॉफ्टवेयर सिस्टम के बारे में कहना चाहते थे जो उसे खुद से सही तरीके से किनारे लगाने में मदद करेगा। देखो, पहले दिन जब मौसम लगभग शांत था तो लगभग मैनुअल कंट्रोल में ही था, लेकिन वहां स्वाभाविक रूप से कहा गया कि इस गतिविधि को रोक दो। शांति से सीधे उस नीची मस्तूल के पास पहुंचना संभव हो गया। लगभग नाक से उसमें टकरा ही गए, वहां दूरी बिल्कुल भी नहीं बची थी। यानी मस्तूल से अपने आप किनारे लगने में बिल्कुल भी कोई समस्या या थोड़ी भी परेशानी नहीं होगी। यह बहुत ही आसान और बेहद सरल होगा। इसी तरह निचले एंकरिंग पॉइंट से भी जुड़ना किसी के लिए भी बिल्कुल ही आसान और सुविधाजनक होगा। एकमात्र बात यह है कि आखिरकार फिर से सब कुछ एयरशिप के आकार पर निर्भर करता है। जितना छोटा एयरशिप होगा उसके लिए निचले मूरिंग पॉइंट पर खड़ा रहना उतना ही मुश्किल होगा और वह अस्थायी रूप से ही रहेगा, लेकिन एक निश्चित आकार के बाद वह स्थायी भी हो सकता है। कई बार यह सब संतुलन बनाए रखना मोमेंट, साइड विंड गस्ट आदि से जुड़ा हुआ है। कुल मिलाकर वास्तव में ऑटोमेशन इन सब चीजों को संभाल लेगा। आगे यह सिर्फ भौतिकी के नियम हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम बड़े एयरशिप के निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं। वहां सब कुछ सटीक रूप से काम करेगा। कुल मिलाकर यह देखना भी दिलचस्प था कि वह इस मूरिंग मस्त पर कैसे फ्लूक करता है, हवा और वायु की धाराओं को पकड़ता है और खुद ही सही दिशा चुनता है ताकि वह ठीक ठीक हवा के रुख में खड़ा रह सके। हाँ, यह देखना वाकई मजेदार था कि वह ऊपर वाला फ्लूगर, मुझे उसका सही नाम याद नहीं है, जो एरोड्रम के बीच में होता है, वह एक दिशा में था जबकि आपका एयरशिप जमीन पर दूसरी दिशा में खड़ा था। हाँ, मेरा मानना है कि हवाएं वाकई अलग अलग होती हैं, खासकर जमीन के पास। हमारे एरोड्रम पर अब तक कोई मेहमान आए हैं? किसी ने इस खूबसूरती का आनंद लिया है? दरअसल अगर हम पिछली खबरें बताएं तो हाँ, बिल्कुल जरूर ही आए हैं। आप इसे चैट्स में भी देख सकते थे। हाँ,
कल दक्षिण अफ्रीका से मेहमान आए थे, वैसे वे अभी भी हमारे ऑफिस में हैं, आज भी आए, देखा। क्या वहां थे? दरअसल हाँ, न केवल वे ही थे बल्कि अन्य सहयोगी और साथी भी वहां आए थे और संबंधित कंपनियों से भी कई लोग आए थे। कुल मिलाकर अभी तक तो अपने ही लोग ही आ रहे हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका से ऐसा हुआ कि वहां की एक प्रतिनिधिमंडल की टीम देश में थी तो वे भी वहां आ गए। ये सब मिलाकर अब तक की स्थिति यही रही है। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि शायद आधे महीने या एक महीने में हम नियमित रूप से कार्यक्रम आयोजित कर सकेंगे। हाँ नहीं, हम पहले से ही योजना बना रहे हैं दोस्तों, हम योजना बना रहे हैं, इसलिए जल्द ही घोषणाएं होंगी, जल्द ही जानकारी मिलेगी। इंतजार करें, खबरों पर नजर रखें। सुनो, और मुझे लगता है कि कुल मिलाकर डिरिजेबल्स एयरशिप्स दक्षिण अफ्रीका के लिए एक संभावनाशील दिशा है, जितना मुझे पता है। जैसे कि रूस के लिए, वैसे ही दक्षिण अमेरिका के लिए भी। हाँ, ये वे जगहें हैं जहाँ विशाल क्षेत्र हैं, जहाँ बुनियादी ढांचे की कमी है, शहरों और क्षेत्रों के बीच संपर्क की कमी है आदि। स्वाभाविक है, हाँ, वे इसमें रुचि रखते हैं, उन्हें यह बहुत पसंद आया, इसकी सादगी और गति उन्हें पसंद आई। वे कहते हैं, जब आप कुछ नया 3 साल में बनाते हैं, उड़ान भरते हैं, और कितना समय लगा, सिर्फ आधा साल। तो कुल मिलाकर सब कुछ शानदार है। उन्होंने इसे कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पर विचार प्रस्तुत किए। लोग इसके आगे के विकास का इंतजार कर रहे हैं। वे यह भी कहते हैं कि कोई भी ट्रांसपोर्ट ड्रोन, जैसे आधा टन या 2 टन का, जो क्षेत्रों के बीच माल ले जा सके, उसकी बहुत ज़्यादा विशेष रूप से मांग है। दिलचस्प दिशा है। हाँ, मुझे ये भी बहुत दिलचस्प लगा कि उन लोगों की पहली प्रतिक्रियाएं देखना जो पहली बार हवाई अड्डे पर आते हैं, अपनी आंखों से ये सब देखते हैं कि वह कैसे उड़ता है, कैसे गुजरता है, कैसे फ्लूक करता है, और ये ऐसी भावनाएं हैं जिन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। हाँ, हम चाहते हैं कि हर कोई इन्हें महसूस करे, तो आइए हमारे यहाँ ज़रूर पधारें। हाँ, और जैसे जैसे एयरशिप का आकार बढ़ेगा, ये भावनाएं भी उतनी ही बढ़ती जाएंगी। तो हमारी नोवा 2 की तैयारी कैसी चल रही है? मैं वहाँ देख रहा हूँ और मैं सच में पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ग्लेब इटालियंस्की के कॉन्टैक्टे पर पूछे गए सवालों के जवाब भी नेचुरली शामिल कर सकूँ। वो यहाँ खास तौर पर स्ट्रेटोस्फेरिक साउंड्स के बारे में डीडोस कर रहे हैं, जिन्हें हमने मानो छोड़ दिया है। नहीं, हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है। अभी हमारे यहाँ एक बड़ी योजना पर काम चल रहा है। सिर्फ एक बात सच है, हम मानते हैं सब कुछ रिकॉर्ड करना संभव नहीं है। अगर ऑपरेटर को ही 4 हिस्सों में बांट दें तो भी शायद हर हिस्से से अच्छी क्वालिटी का कंटेंट नहीं मिलेगा। 4? हाँ, हमारे पास गर्मियों में और भी ज़्यादा शक्तिशाली उपकरण लॉन्च होंगे। हम कोशिश करेंगे कि अगले 2 हफ्तों में वहाँ क्या हो रहा है उसका सारा मटेरियल शूट कर लें। बहुत दिलचस्प चीज़ें हो रही हैं। बोर्ड की प्रणालियाँ भी विकसित हो रही हैं और ये जो नई आवरण है उसे भी डिज़ाइन किया गया है और अब एक बड़ा आवरण तैयार किया जा रहा है। और बेलास्ट पावर शेल्स भी बहुत सारी तैयार कर ली गई हैं और इस लॉन्च सिस्टम को भी लगातार तरीके से परखा जा रहा है। वास्तव में बहुत सारी बेहद शानदार, अत्यंत और अद्भुत चीज़ें हो रही हैं। इन सब पर अर्कादी अर्ध स्वायत्त मोड में, लेकिन दिमित्री खमेल की कड़ी और सावधानीपूर्वक निगरानी में काम कर रहे हैं, जाहिर है। हाँ, लेकिन उनके साथ कोई ऑपरेटर नहीं है, इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है। हम ऑपरेटर को अपने साथ फील्ड में ले गए हैं। स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में थोड़ा बहुत विस्तार से और विस्तार पूर्वक बताएंगे। हाँ, काम चल रहा है लेकिन सब कुछ जल्दी नहीं हो रहा। हमने मान लीजिए पहली विश्व परिक्रमा शुरू करने की कोशिश की थी और वहाँ शायद 2 महीने भी नहीं हुए हैं। हाँ, और तेज़ी से बढ़ते तकनीक के विकास के लिए 2 महीने फिर भी कम हैं। हालांकि जिस रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें भी कुछ तो खास बात है, तो हम बताएंगे, दिखाएंगे। वैसे स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में हाल ही में हमारा एक बड़ा डॉक्यूमेंट्री फिल्म आया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। बहुत ही दिलचस्प और ज्ञानवर्धक वीडियो है, मैं सिफारिश करता हूँ। हाँ, आगे नोवा 2 के बारे में थोड़ा विस्तार से लिखा है। हाँ, क्या है नोवा 2? जब हम अपनी युवा, प्रतिभाशाली और उत्साही टीम के साथ नोवा 01 में व्यस्त थे, हमारे वायुयानन के अनुभवी, सम्मानित और समर्पित दिग्गज, जो कि अभी हाल ही में कार्य सत्र से निकले हैं, एरोनॉटिक्स और एविएशन विज्ञान अकादमी ने यहाँ हमारे पास बैठक आयोजित की थी। ऐसा हुआ कि इस अकादमी के बहुत सारे सदस्य हमारे यहाँ काम करते हैं और ऊपर से मेरे भी कुछ लोग पास ही हैं। तो कुल मिलाकर उन्होंने हमारे यहाँ कार्य सत्र आयोजित करने का फैसला किया। मैं वास्तव में बहुत ही अधिक खुश होऊंगा अगर ये सब स्थायी रूप ले ले और एरोनोवा उत्साही लोगों तथा विशेषज्ञों का एक समर्पित और प्रमुख केंद्र बन जाए। नहीं, उत्साही तो हम दोनों हैं, विशेषज्ञ नहीं।
बिल्कुल सहमत हूँ। हाँ, वे लोग असल में नोवा 2 पर काम कर रहे थे, जो कि पूरी तरह से स्वाभाविक है। इसका कारण यह है कि पहला मॉडल जो गोंडोला का था बहुत जल्दी और जल्दबाजी में बनाया गया था और उसमें कई कमियां रह गई थीं, जिनकी वजह से वह पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। आज वहां वर्कशॉप में दूसरा मॉडल भी तैयार किया जा रहा है, जैसा कि पहले बताया गया था, वह भी अस्थायी है। हम सब वहां पर एक साथ मिलकर अंतिम आकार तय करने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर लगभग सब कुछ तय हो गया है, लेकिन वहां असल में छोटी बातें रह गई हैं। दीवारों के झुकाव, फर्श से छत की ऊंचाई और कुर्सियों के बीच की दूरी। फिलहाल इन छोटी छोटी बातों पर वही टीम लगातार काम कर रही है जो केबिन के इंटीरियर के हर छोटे छोटे पहलू पर सावधानी पूर्वक और विशेष रूप से ध्यान देती है। जबकि स्ट्रक्चरल लोडिंग स्कीम पहले ही पूरी तरह से बन चुकी है और सभी स्थैतिक और डायनामिक लोड की गणनाएं भी पूरी तरह से हो चुकी हैं। मोटर सेक्शन की संपूर्ण रूप से व्यवस्था अब लगभग पूरी हो चुकी है ही। यहाँ पर सब कुछ इंजन के माउंटिंग से लेकर इंजन की पूरी व्यवस्था, गियरबॉक्स को इंजन से जोड़ने की प्रक्रिया, टर्निंग ट्रांसमिशन और खुद टर्निंग ट्रांसमिशन तक का काम, यानी सभी जरूरी और महत्वपूर्ण कार्य इसमें शामिल हैं। विंटो कॉल इंजन पहले ही पूरी तरह से और सावधानी पूर्वक डिजाइन किए जा चुके हैं, जिसमें सभी आवश्यक तकनीकी पहलुओं का ध्यान रखा गया है। अब हम उनके वास्तविक निर्माण के महत्वपूर्ण चरण तक पहुंच गए हैं। मॉडल के अलावा अब रूसलान ने फैक्ट्री में टर्निंग ट्रांसमिशन के लिए गियर बॉक्स, बॉडी, गियर आदि के निर्माण का काम धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक ही शुरू कर दिया है। जैसा कि पहले बताया गया था, यह सब काम शुरू कर दिया गया है क्योंकि हमने लेथ मिलिंग मशीन और 5 एक्सिस मिलिंग मशीन को सफलतापूर्वक सेटअप कर लिया है। सब कुछ घड़ी की तरह चल रहा है। रेजियनों को भी ठीक कर लिया गया है। डिजाइनरों ने डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन देना शुरू कर दिया है। अब उसी के आधार पर निर्माण शुरू किया जा सकता है। तो हार्डवेयर का काम पूरी रफ्तार से, पूरी लगन के साथ लगातार चल रहा है और केबिन के मॉडलिंग और आगे की महत्वपूर्ण विकास प्रक्रिया भी लगातार जारी है। और एयरशिप के बाकी हिस्से का क्या हाल है ना? आवरण शेल विकसित किया जा रहा है। अभी गणनाओं की प्रक्रिया में कुल मिलाकर मुलायम सामग्रियों की गणना करना बहुत मुश्किल है, खासकर जब वे मुलायम और कठोर सामग्रियों की सीमा पर हों और ऊपर से कहीं कहीं रगड़ते हैं, विकृत होते हैं वगैरह। कुल मिलाकर पूरी मुख्य आवरण की डिजाइन तैयार कर ली गई है। अभी जो जॉइंट्स, कनेक्शन पॉइंट्स विकसित किए गए हैं और भी उनके लिए विभिन्न परिस्थितियों में जैसे कि हार्ड लैंडिंग आदि गणनाएं की जा रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर हाँ, आवरण के विकास का अधिकांश हिस्सा अब लगभग पूरा हो चुका है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, उसके लिए आवश्यक सामग्री हम पहले ही खरीद चुके हैं। वह सामग्री अभी रास्ते में है, हमारी ओर आ रही है और सच कहें तो ये वाकई में बहुत ही खुशी और संतोष की बात है। इस आवरण की वेल्डिंग के लिए उपकरण चुना गया है। उपकरण के लिए पहले ही अग्रिम भुगतान कर दिया गया है। कटिंग टेबल, वेल्डिंग कंसोल, टेलीविजन हाई फ्रीक्वेंसी, टीवीएच मशीन और एक और जिसका नाम मुझे ठीक से याद नहीं है, टीवीएच मशीन भी शामिल है। तो उपकरण यहाँ गर्मियों में आ जाएगा और बड़ी आवरण की वेल्डिंग गर्मियों में शुरू हो जाएगी और इसी तरह गर्मियों में नोवा 2 के लिए भुगतान किए गए इंजन भी आ जाएंगे। इसी गर्मी में ऐसा लगता है वो इंजन स्टैंड्स पर लगाए जाएंगे और वहाँ उन पर ईंधन प्रणाली, इंजन नियंत्रण प्रणाली और ये घुमावदार ट्रांसमिशन यानी ट्रांसमिशन सिस्टम सब कुछ सावधानी पूर्वक लगाया जाएगा। मुझे नहीं पता कि क्या रुसलान गर्मियों में पंखे वाले इंजन तैयार कर पाएगा या नहीं, देखेंगे। लेकिन शरद ऋतु में ये सब निश्चित रूप से स्टैंड पर होगा, चल रहा होगा और समायोजित किया जा रहा होगा। यानी हमारे पास ज्यादातर चीजें लगभग बस तैयार ही हैं। नोवा 1 पर नियंत्रण प्रणालियों का परीक्षण पहले से ही किया जा रहा है। हाँ, कुछ चीजों में सुधार भी किया जा रहा है। वहाँ निश्चित रूप से कुछ बारीकियां सामने आई थीं। वे मोटे तौर पर अगले एयरशिप के साथ जुड़े होंगे, नोवा 8 के साथ। नोवा 2 पर ऐसी कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन ये बारीकियां पहले ही सामने आ चुकी हैं और हम उन्हें खत्म कर रहे हैं। यहाँ तक कि अब ठीक है, हमने उन्हें खत्म कर दिया है अधिक सटीक रूप से। उन्हें समय रहते पहचाना। संक्षेप में कहें तो जब इलेक्ट्रिक मोटर चलते हैं तो वहाँ रिएक्टिव करंट्स नेटवर्क में वापस जाकर हस्तक्षेप पैदा करते हैं और इस वोल्टेज के उतार चढ़ाव के कारण वे कंट्रोलर प्रभावित होते हैं, जो मोटरों को नहीं बल्कि उन कंट्रोलरों को नियंत्रित करते हैं। इनमें से एक टेल थ्रस्टर पर लगातार रिब्यूट हो रहा था। ये सब बहुत जल्दी हो रहा था, आप सोच सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर इसे रिकॉर्ड कर रहा था। स्वाभाविक रूप से हमने कारण समझ लिया, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जोड़ दिए। कुल मिलाकर सब कुछ ठीक है।
नोवा 2 के लिए नियंत्रण प्रणाली काम कर रही है। तो नोवा 2 पर काम चल रहा है, ये तो स्वाभाविक ही है। तो हम नोवा 01 पर फिर से कब उड़ान भरेंगे? मेरी समझ से हमें अभी उड़ान के घंटे बढ़ाने और पूरा करने होंगे ताकि हमारा प्रोग्राम, पायलटिंग सिस्टम सब कुछ बेहतर हो और सुधार हो। इसके लिए उड़ान के घंटे चाहिए। ऐसा है कि दीमा इस समय प्रोग्रामरों के साथ मिलकर वही एल्गोरिदम लिख रहे हैं जो एयरशिप को नियंत्रित करेंगे और उसकी संचालन प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने में मदद करेंगे। योजना ये है कि इन्हें अगले हफ्ते की शुरुआत से पहले लिख लिया जाए और फिर अगले हफ्ते से सीधे उड़ान परीक्षण शुरू किए जाएं, वो भी ऐसे अर्ध स्वचालित मोड में जब टैबलेट से उसे शर्तें दी जाती हैं। वदीम वासिलेविच अभी उड़ान परीक्षण की प्रोग्राम लिख रहे हैं, यानी जैसे एक कार्य के रूप में। उदाहरण के लिए यह कार्य करना है 30 मीटर की ऊंचाई तक उठना और चाहे हवा हो फिर भी जीपीएस सेंसर के अनुसार किसी विशेष बिंदु पर स्थिर रहना। बस दीमा वहां यह उड़ान कार्य दर्ज करता है और स्टार्ट दबाता है। डिरिजेबल ये तो स्पष्ट है, अभी हम उसे निचले मूरिंग पॉइंट पर नहीं रखते, लेकिन आगे चलकर उसे मूरिंग पॉइंट से अलग होना होगा, निर्धारित समन्वय तक उड़ना होगा और उड़ान कार्य को पूरा करना होगा। अगले हफ्ते हम ऐसे ही कामों में लगने वाले हैं। शुरू करने की योजना है, अगर सॉफ्टवेयर कहे। मैं तैयार हूँ, हाँ, और सबसे अधिक संभावना है कि ऐसा ही होगा। 8 का आकार बनाना होगा, कुछ ऐसा। हाँ, ये दिलचस्प है। डिरिजिबल के सामने कौन कौन से कार्य होंगे? उसकी उड़ान परीक्षणों में क्या क्या कार्य होंगे? क्या उसे 8 का आकार बनाना होगा? वदीम वासिलेविच जब लिखते हैं तो संभावना है कुछ आकृतियां होंगी, जैसे वर्ग त्रिकोण। उदाहरण 3 बिंदु होंगे, इस बिंदु तक ट्रैजेक्टरी से पहुंचना होगा, यहाँ ऊपर उठना होगा, फिर लौटना होगा, इस तरह की चीजें होंगी। और अलग अलग हवाओं में स्वाभाविक रूप से अलग अलग मौसम में यह सब करना होगा और देखना होगा कि डिरिजेबल कैसे प्रतिक्रिया करता है, जैसे दाईं ओर से हवा, बाईं ओर से हवा, नीचे से हवा, ऊपर से हवा। ये तो बस एक तरह की सांख्यिकी होगी, समझ रहे हो। हम कुछ परीक्षण कर सकते हैं, जैसे अगर हमें किस्मत से शांत मौसम मिल गया, उत्तर से हवा या कोई और हवा, लेकिन पश्चिमी हवा के लिए इंतजार करना पड़ेगा या कार्य बदलना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि वास्तव में वहाँ क्या होगा, लेकिन ये बस उड़ान कार्यों को पूरा करने की सांख्यिकी इकट्ठा करने जैसा है। अब वादिम हमें दिखाएंगे और हम शुरू करेंगे। पावेल हमें तो पूछते हैं, क्या डिरिजेबल को एफपीवी ड्रोन की तरह नियंत्रित किया जा सकता है? हाँ, इसे भी हम अगले हफ्ते टेस्ट करना शुरू करेंगे। हमारे ऑफिस में रिमोट ऑपरेटर के लिए एक जगह है जिसमें पूरा कुर्सी और कंट्रोल पैनल है। हाँ, डिरिजेबल पर कैमरे लगे होते हैं, मुझे याद नहीं कि उन्हें क्या कहते हैं। कुल मिलाकर ये इंडस्ट्रियल कैमरे हैं जिनमें सही लेंस लगे हैं जो वाइड एंगल होते हैं। कैमरे हर दिशा में देखते हैं, आगे पीछे, दाएं बाएं, नीचे आगे नीचे और पीछे मूरिंग लॉक पर। कुल मिलाकर ये सारी इमेज सही फॉर्मेट में उन 3 मॉनिटरों पर दिखाई जाती है जिन्हें आपने देखा था, जिन्हें हमने सिम्युलेटर के लिए इकट्ठा किया था। और वहाँ वही कुर्सी है जहाँ पायलट सिम्युलेटर में उड़ान भरते थे, उड़ना सीखते थे। यही वह रिमोट पायलट की जगह है और यही पायलट की जगह बन जाती है। वहाँ एक कंप्यूटर है, स्वाभाविक रूप से वह सामान्य केबल से इंटरनेट से जुड़ा हुआ है और उसी इंटरनेट के साथ एयरशिप 4G टावरों के जरिए जुड़ा हुआ है। उसके बोर्ड पर 2 मॉडेम लगे हैं, MTS और मेगाफोन। ये दोनों मॉडेम्स और कुछ मिलीसेकंड की थोड़ी सी देरी के साथ ऑपरेटर को लगातार तस्वीर मिलती रहेगी। ये तो स्पष्ट है। दरअसल संभावना है कि उसकी स्क्रीन पर कुछ मीटर होंगे, ऊंचाई, गति, दबाव और वगैरह वगैरह। एफपीवी ड्रोन की तरह वह इसे नियंत्रित करेगा। हाँ, दोस्तों ने मुझसे साझा किया, वहाँ मशीन विजन की हाई प्रिसीजन कैमरे लगे हैं जो इन्हीं कैमरों के जरिए आगे चलकर खुद एल्गोरिदम डेटा इकट्ठा करना सीखेगा, एयरशिप को नियंत्रित करेगा और उड़ान मिशन के दौरान उसके आसपास क्या हो रहा है यह देख सकेगा। उदाहरण के लिए, अगर रास्ते में कोई पेड़ है या हवा में कोई और वस्तु है या कुछ भी और है, तो वह उसे किसी तरह पार करेगा, उसके चारों ओर से उड़कर निकलेगा। और अगर वह कोई डॉकिंग पॉइंट है या कोई और चीज़ है या कोई सामान है जिसे उठाना है, तो उसके साथ इंटरैक्ट करेगा। इन्हीं कैमरों से कंप्यूटर लैंडिंग के समय पेड़ों की टहनियों को देखकर हवा की गति का अनुमान लगाएगा। इतना भी कर सकता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। आखिर 21वीं सदी है, एल्गोरिदम सब कुछ कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। क्या आप लोग एयरशिप को उसकी अधिकतम ऊंचाई तक ले जाने या किसी ऊंचाई वाले उड़ान मिशन की योजना बना रहे हैं?
अभी हमारे एयरशिप में इतना हीलियम भरा गया है कि जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ेंगे, हीलियम के फैलने के लिए जो जगह छोड़ी गई है वह हमें एयरशिप को 1 किलोमीटर तक ऊपर ले जाने की अनुमति देगी। जब हम जुबकेविच के सभी उड़ान मिशन पूरे कर लेंगे और शायद उनमें से एक मिशन 1 किलोमीटर ऊपर जाना हो तो देखेंगे, तो फिर क्यों नहीं, एयरशिप को ऊपर उठाना संभव है और करना भी चाहिए। हमें ये जानने दिलचस्पी है कि वह कितनी ऊंचाई तक जा सकता है। नहीं, वह बिना समस्या के 1 किलोमीटर ऊपर जा सकता है, लेकिन इसका मतलब है कि हमें उसे 1 किलोमीटर उठाना होगा। वहां से एयरशिप के नीचे देखना दिलचस्प है। वैसे इन सभी उड़ान परीक्षणों को इन नवाचारों में करने में शायद कोई खास समस्या तो नहीं होगी? नहीं, हवाई अड्डे के प्रशासन के साथ, जैसा कि पहले बताया गया है, सभी प्रक्रियाएं तय हो चुकी हैं। इसलिए अगर हम प्रक्रियाओं के अनुसार काम करेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। हाँ, प्रोटोकॉल। तो क्या हमारे पास और कोई खबर है? खबरें भगवान ही जाने, खबरें तो बहुत सारी हैं। वैसे क्या हम नोवा 01 को रोस एविएशन में रजिस्टर करने जा रहे हैं? हमारे वकीलों ने रोस एविएशन में फ़ोन किया और उन्हें बताया गया कि रोस एविएशन में बिना पायलट के एयरशिप की कोई परिभाषा नहीं है और न ही उसकी रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता है। जैसा जहाज़ का नाम रखोगे वैसा ही वह चलेगा, और अगर उसे बिना पायलट वाला उड़ान साधन कहा जाए तो निश्चित रूप से उसे रजिस्टर करना पड़ेगा। जब तक यह प्रयोगात्मक है तब तक रजिस्ट्रेशन का कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन भविष्य में इसके अन्य वाणिज्यिक उपयोग के लिए स्वाभाविक रूप से वे रजिस्टर किए जाएंगे। मुझे लगता है करना पड़ेगा। अगर नोवा 2 या नोवा 8 को बिना पायलट बनाया जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा। हमारे यहाँ शायद ऐसा नहीं चलेगा। सुनो, ये कमाल की बात होती। ये होती हम इस मौके का फ़ायदा उठाते। अगर हम किसी नोवा 8 को बिना पंजीकरण के बिना पायलट मोड में इस्तेमाल कर सकते। ठीक है, तो फिर मैं सुझाव देता हूँ कि अगर हमारे पास कोई सवाल हैं तो अब हम उनकी ओर बढ़ें। दरअसल यह प्रोग्राम पूरी तरह से बिना पायलट के संचालित किया जाता है। क्या इसे मौजूदा एयरोनेविगेशन सिस्टम में भी एकीकृत किया जाएगा? संभावना है कि मौजूदा एयरोनेविगेशन सिस्टम में हम प्रचलित एकीकरण विधियों के माध्यम से एकीकृत होंगे। हम आवश्यक उपकरण बोर्ड पर लगाएंगे और उन उपयुक्त फ्रीक्वेंसी पर वही सही कमांड्स भेजेंगे जो वहां निर्धारित की गई हैं। डिस्पैचर आखिरकार बिना पायलट वाले एयरशिप्स के साथ सुनिश्चित रूप से कैसे संवाद करेंगे? फिलहाल यह लैपटॉप या टैबलेट के माध्यम से किया गया है और उड़ान से संबंधित आदेश कहीं से भी, घर, खेत या ऑफिस बैठकर दिए जा सकते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता। इसी टैबलेट या कंप्यूटर से नियंत्रण अपने हाथ में लेना भी संभव होगा। इस तरह के नियंत्रण पर हमने अभी तक काम नहीं किया है। निश्चित रूप से वहाँ ऐसा कुछ होगा जो किसी गेम जैसा लगेगा। अगर लैपटॉप है तो तीर वाले बटन या अक्षर होंगे, अगर टैबलेट है तो शायद स्क्रीन पर वैसे ही तीर वाले बटन दिखाई देंगे। हाँ, जैसा कि पहले बताया गया है, फिलहाल योजना यही है कि नियंत्रण को दूरस्थ पायलट के स्थान से ही अपने हाथ में लिया जाए। यह अगर यूं कहें तो बहुत ही जल्द तैयार किया जाएगा, ऐसा कहा जा सकता है। तो दरअसल मेरे पास भी एक सवाल है। क्या इस चरण में एरोनोवा कंपनी की योजना है कि वह दुनिया भर की उन कंपनियों से, जैसे कि जो पहले से ही एयरशिप विकसित कर रही हैं, संपर्क या साझेदारी स्थापित करने की योजना बनाए और कुछ मामलों में उनसे आगे हैं? हाँ बिल्कुल, इसकी योजना है। सबसे पहले एयरशिप्स की दुनिया काफ़ी सीमित और संकीर्ण है और वे सभी एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। अभी अगर हम किसी से पीछे भी हैं तो हम जल्दी ही उनकी बराबरी कर लेंगे और आगे भी उनके साथ सहयोग करते रहेंगे। ये तो निश्चित रूप से स्वाभाविक है। एक और सवाल है, क्या विमान प्रकार के ड्रोन ऑपरेटर जो दूसरे इंटरफेस के आदी हैं तुरंत नोवा 01 को चला पाएंगे या उन्हें पुनः प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी? देखिए, जब एल्गोरिदम पूरी तरह से काम करने लगेंगे तो मूल रूप से दूरस्थ ऑपरेटरों की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। ठीक है, सही कहें तो उनकी कुछ हद तक आवश्यकता फिर भी बनी रहेगी। स्वाभाविक है, इन्हें चलाना मुश्किल नहीं होगा। उन्हें बस हल्के अनुकूलन की अवधि से गुजरना होगा, क्योंकि जो पायलट की जगह हम अभी बना रहे हैं वह ज़्यादा हेलीकॉप्टर पायलट की जगह जैसी है।
वहाँ वही नियंत्रण उपकरण हैं, मोटे तौर पर कहें तो। इसलिए हेलीकॉप्टर उड़ाना सीखना विमान उड़ाने से आसान है मोटे तौर पर। लेकिन अनुभव से कहूँ तो दिमा ऑर्लोव ने पहली बार ही एयरशिप चलाई और वह पहले ही दिन आराम से उड़ गया। एकमात्र बात यह थी कि उसने सहज रूप से वही क्रियाएं की जिन्हें जानना और कोर्स करना जरूरी था, और उसने यह सब पूरी ईमानदारी और गंभीरता से किया। एयरशिप हवा से लड़ाई नहीं करता, मोटे तौर पर कहें तो। अगर हम किसी बिना खोल वाले ड्रोन पर होते, जैसे कि कोई आमतौर पर विमानन के लिए इस्तेमाल होने वाला कॉप्टर या हेलीकॉप्टर, और अगर हवा हमें थोड़ा सा घुमा देती तो हम प्रोपेलर से रुक जाते और हवा का विरोध करते। एयरशिप पर ऐसा कोई भी मनोवर करना संभव नहीं है। हवा से लड़ने का कोई मतलब नहीं है, हवा का उपयोग करना चाहिए। यहाँ नियंत्रण अधिकतर नौकायन खेल जैसा है। फिर भी तुम एयरशिप को दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश करते हो क्योंकि तुम नहीं चाहते थे कि वह ऐसे घूमे, लेकिन हवा उसे घुमा देती है। तुम हवा से लड़ने लगते हो, लेकिन मामला थोड़ा अलग है। इस सिद्धांत को समझना जरूरी होगा। कुल मिलाकर नियंत्रण इतना आसान है कि 5 मिनट में ही इसकी आदत डाली जा सकती है। क्या दिमित्री के पास पहले से कोई पायलटिंग का अनुभव था? नहीं, दिमित्री ने ड्रोन, क्वाडकॉप्टर जैसे उपकरण उड़ाए हैं, उन्हें बनाया भी है और उनके स्वचालित उड़ान के लिए सॉफ्टवेयर भी लिखा है। और कुल मिलाकर मुझे अब ऑपरेटर की कोई खास ज़रूरत नहीं दिखती। अब तो सब कुछ कंप्यूटर ही नियंत्रित करेंगे। मैं उनसे सहमत हूँ, लेकिन किसी न किसी को जैसे कि पायलट की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। अगर हम लोगों को ले जा रहे हैं तो नियंत्रण के उपकरण तो इसके लिए बनाए ही जाते हैं। ठीक है, सभी समुद्री परिवहन बीमित होते हैं, तो क्या एयरशिप से माल ढुलाई के लिए भी बीमा आवश्यक है? अगर हाँ, तो आप किस कंपनी के साथ सहयोग करने की योजना बना रहे हैं? हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से इसकी आवश्यकता तो ही होगी। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं। जैसे किसी भी एयर कार्गो कंपनी के लिए होता है, कुछ नियम होते हैं, और बीमा कंपनियों का एक क्लासिक सेट होता है जो एविएशन में काम करते हैं। हमेशा की तरह हम सबसे अच्छे के साथ काम करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर हाँ, हम विकल्पों में से चुन लेंगे। तो क्या एरोनोवा ग्राहक की मांग पर बिना पायलट वाले एयरशिप के लिए किसी अन्य इंटरफेस के साथ कोई दूसरी नियंत्रण प्रणाली अनुकूलित कर सकती है? अगर ग्राहक उपयुक्त प्रणाली स्पष्ट तकनीकी विशिष्टताओं के साथ देता है तो हम ऐसा कर सकते हैं। हमने एयरशिप पुर्जे पुर्जे जोड़कर बना दिया है, अब और क्या नहीं कर सकते। आज जब मैं हमारे और दक्षिण अफ्रीका से आए मेहमानों को घुमा रहा था, उन्हें ऑफिस दिखा रहा था, तो मैं उन्हें उस लैब में भी ले गया जहां डेनिस बैठा था और खुद ही माइक्रोचिप्स की सोल्डरिंग कर रहा था। वह वहाँ मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बना रहा था। वे ऐसे थे, ये क्या है, क्या आप यहाँ माइक्रोचिप्स बनाते हैं? मैंने कहा, हाँ, नियंत्रण प्रणाली को शुरू से विकसित किया गया है और बहुत सारी सर्किट्स खुद बनानी पड़ती हैं। हर एक स्क्रू, हर एक बोल्ट हमें पता है कि कैसे काम करता है, तो मुझे लगता है कि बाहर से कुछ भी अनुकूलित करने में कोई समस्या नहीं होगी। हाँ, पिछले वेबिनार में हमने शेल में हीलियम लीकेज की खोज का विषय उठाया था। इसी संदर्भ में सवाल है, आपने कौन सा तरीका इस्तेमाल करने का फैसला किया और क्यों? टेलीग्राम में कई समाधान सुझाए गए थे, जैसे कि थर्मल इमेजर, जूल थॉमसन इफेक्ट, श्लीरेन मेथड और ध्वनिक उत्सर्जन। किसी एक का फैसला किया? तो ध्वनिक उत्सर्जन के बारे में, इसके बारे में अक्सर एक प्रभावी विधि के रूप में सोचा जाता है। थर्मल इमेजर के बारे में मुझे पूरी तरह से समझ नहीं आया कि इसे आखिरकार किस तरह से और किस प्रक्रिया के तहत किया जा सकता है। मैंने अभी तक बच्चों से दोबारा नहीं पूछा है कि क्या उन्होंने समझा, क्योंकि एयरशिप में, खैर ये तो स्पष्ट है, वहाँ जेट स्ट्रीम बाहर निकलती है, वहाँ स्थानीय तापमान में गिरावट होती है और इतनी बड़ी मात्रा को देखने के लिए कुछ विशेष मैट्रिक्स की ज़रूरत होती है। यानी ये एक जटिल प्रक्रिया है। मुझे फ्रेम वाली आइडिया पसंद आई कि जब एयरशिप को हैंगर में लाया या निकाला जाता है तो वहाँ एक तरह की फ्रेम बन जाती है जिसमें अल्ट्रासोनिक लीकेज डिटेक्टर भी हो सकते हैं, वही थर्मल इमेजर भी हो सकते हैं, या दोनों ही हो सकते हैं, और शायद कुछ तीसरे उपकरण भी लगाए जा सकते हैं। ये समाधान देखने में साधारण लगता है, असल में बस इतना है कि जब एयरशिप हैंगर में प्रवेश करे तो उसे स्कैनिंग फ्रेम से गुजरना चाहिए, और ऐसा नहीं कि जब वह हैंगर के अंदर आ जाए तब उस पर कोई सेंसर वाली जाली डाली जाए या ड्रोन उसके चारों ओर उड़े और उसे सूंघे, बल्कि यह एक फ्रेम है, हाँ, जिसमें कई अलग अलग और विशिष्ट तरीके भी शामिल किए गए हैं।
ये सवाल कुल मिलाकर न तो इस साल का है और न ही अगले साल का, इसीलिए निश्चित रूप से हम वही सबसे सरल, शानदार और प्रभावी समाधान ढूंढ लेंगे। फिलहाल हमारा एयरशिप इतना बड़ा नहीं है और हम इंसानी ताकत और हाथ में लिए सेंसरों से ही काम चला रहे हैं। हाँ, आर्टेम ने 2 ऐसे अत्यंत विशेष उपकरण लिए हैं जो हवा में हीलियम की उपस्थिति पर तुरंत ही प्रतिक्रिया करते हैं और उसकी सांद्रता को बहुत ही सटीक रूप से रिकॉर्ड करते हैं। उसने दोनों उपकरण एक ही फ्रेम पर जोड़ दिए, 2 नकली नाक ट्यूबें बाहर निकालीं, फिर एयरशिप के चारों ओर घूमकर सभी जोड़ जगहों को सूंघा। ये सब कुछ घंटों में कर लिया, यानी छोटा एयरशिप था। कुछ ही घंटों में हमें पूरा यकीन हो गया कि जोड़ कहीं से लीक नहीं है। नाक और पूंछ मजबूती जोड़ों पर काम हुआ था, बीम पॉकेट्स में जा रही थी, फ्लैंस घूम रहे थे, वे लीक नहीं कर रहे थे। हमें सिर्फ एक ही जगह रिसाव मिला। यह उड़ान रोकने वाला उपकरण विमान में लगाया जाता है, जो विमान के उतरने के समय उसकी गति को कम करने और उसे सुरक्षित रूप से रोकने में मदद करता है। वहाँ एक झिल्ली है जिसमें वोल्फ्राम की तार जड़ी होती है। कुल मिलाकर ये तार झिल्ली से बाहर निकलती है और फिर उस बॉडी में जाती है जहाँ यह इलेक्ट्रॉनिक्स रेडियो सिग्नल के जरिए झिल्ली को जलाने की प्रक्रिया शुरू करता है। और जहाँ वोल्फ्राम की तार बॉडी में जाती है वहीं से थोड़ा सा रिसाव हो रहा था, लेकिन इसमें कोई गंभीर बात नहीं थी। अगर लीटर में गिने तो यह पूरी आवरण से होने वाले कुल रिसाव का सिर्फ कुछ प्रतिशत ही था। ठीक है। वैसे हमने सभी आवरणों से होने वाले कुल रिसाव को भी मापा और वे निकले। संक्षेप में कहें तो हर सामग्री के लिए परीक्षण के दौरान ये मापा जाता है कि 1 वर्ग मीटर से कितने लीटर रिसाव होता है। तो यहाँ कुल मिलाकर मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन लगभग 150 मान लें वर्ग मीटर थे। वहाँ प्रति वर्ग मीटर 2 लीटर के हिसाब से पूरे एयरशिप से एक दिन में 315 लीटर रिसाव होना चाहिए था, यानी 0.3 घन मीटर। बस सिलेंडर पर इतना ही और सब कुछ, मतलब यह इतना कम है कि पता भी नहीं चलता। तो वो एक दिन में 300 ग्राम खोता है। ये एक तरह से अनुमानित मात्रा है। हाँ देखो, ये तो सिर्फ उस सामग्री की विशेषताएं थीं। इसमें वेल्डिंग के जोड़ और बाकी जो भी वहाँ लगाए गए वाल्व, फीलिंग वाल्व वगैरह वगैरह को शामिल नहीं किया गया था। और हमारे पास लगभग आधा क्यूबिक मीटर का रिसाव निकलता है, यानी लगभग वो 0.6 क्यूबिक मीटर प्रतिदिन, जिसमें इस लीकेज कट ऑफ डिवाइस, सभी वेल्डिंग के जोड़ वगैरह को ध्यान में रखा गया है। यानी कुल मिलाकर डिरिजेबल में कोई अतिरिक्त रिसाव नहीं है। और जैसा कि पहले बताया गया था, सारी हीलियम की लीकेज पहले से की गई विस्तृत गणनाओं के अनुसार ही है। मैं बस यह याद दिला दूं कि हमने यह डिरिजेबल उसी सामग्री से बनाया था जो हमारे देश में उपलब्ध थी, और वह बिल्कुल भी आदर्श नहीं थी। और जो सामग्री अब आ रही है उससे भी एक छोटा डिरिजेबल बनाया जाएगा, और उससे हीलियम इतनी तेजी से बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, लगभग बिल्कुल भी नहीं निकलेगा वास्तव में। तो कुल मिलाकर हमारे पास जो लीकेज खोजने की विधि है वह इतनी पर्याप्त है कि कुछ ही घंटों में सब कुछ समझा जा सकता है। वैसे भी आमतौर पर यह उसकी थ्रस्ट की ताकत से समझ में आ जाता है, क्योंकि डिरिजेबल भले ही वेलिंग में हो, उड़ने की कोशिश करता है, और आप डायनामोमीटर से देख सकते हैं कि वह कितनी ताकत से ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये ताकत घटती जाती है, इसका मतलब आपके पास इतनी लीकेज है। ठीक है, तो यहाँ एक सवाल है, वैसे क्या यह पैसे और समय की बर्बादी हो सकती है, और क्या हमें सीधे नोवा 2 बनाना चाहिए था? देखिए, सबसे पहले हम सीधे नोवा 2 बना रहे हैं। नोवा 2 के लिए पहले शेल निर्माण की व्यवस्था तैयार करनी होगी, जिसे हम गर्मियों में बनाएंगे। फिर नियंत्रण प्रणाली विकसित करनी होगी। और तीसरा, मैंने इस सवाल का पहले ही जवाब दिया है। हाँ, क्योंकि नोवा 2 पर गलती की कीमत कहीं ज़्यादा विनाशकारी होगी जितनी कि हमें अभी नोवा 01 एयरशिप पर मिलेगी। और इसी मुख्य वजह से ही यह एयरशिप बनाई गई थी, ताकि इन तरह तरह की अप्रत्याशित परिस्थितियों को पहले ही बड़े मॉडल पर आने से समय रहते पूरी तरह से रोका जा सके। ठीक है, अगला सवाल, क्या आप नोवा 8 और नोवा 35 की छोटी प्रतिकृतियाँ भी बनाएंगे? कृपया बताएं। मुझे लगता नहीं। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत थी। मैं तो कहूँगा यह वास्तव में संभव भी नहीं है। उदाहरण के लिए नोवा 8 या नोवा 35 की प्रतिकृति बनाना लगभग असंभव है, क्योंकि उनमें पहले से ही जहाज़ पर ऊर्जा का वितरण किया गया है।
वहाँ पहले से ही जनरेटर मौजूद है और एयरशिप के ढांचे पर दर्जनों प्रोपेलर लगे हुए हैं जो पहले से ही पूरी तरह से स्थापित और सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। यानी सीधे शब्दों में कहें तो उनकी ऊर्जा क्षमता, थ्रस्ट, अनुपातिक वायुगतिकीय प्रतिरोध जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं आदि को दोहराना अब वास्तव में कहा जा सकता है कि असंभव हो गया है। लेकिन अच्छा है कि कम से कम हमने इसे बना लिया, नियंत्रण प्रणाली तैयार की, आगे अनुकूलन करना अब काफ़ी आसान होगा। तो नहीं, हम छोटे डिरिजिबल्स को प्रशिक्षण के लिए बनाने की कोई ठोस योजना इस समय नहीं बना रहे हैं, लेकिन हाँ, छोटे विज्ञापन और निगरानी वाले डिरिजिबल्स बनाने की योजना है, एकदम बिल्कुल नई और अनोखी तरह से, न कि पुराने को फिर से बनाकर। हम खोल शैल का निर्माण अब बड़े पैमाने पर शुरू करेंगे। वैसे इसी से जुड़ा एक सवाल है, क्या वे भी उसी आकार के ही होंगे या फिर उनका कोई अलग सा विशेष और अनोखा आकार होगा? यह खोल शैल का निस्संदेह सबसे उपयुक्त आकार है और यह भी बहुत अधिक संभव है कि यह पूंछ के ऑपरेशन के लिए भी सबसे उपयुक्त आकार हो। लेकिन इंजन की स्थिति, उनकी शक्ति संख्या, इस फ्रेम का आकार यानी गोंडोला का, ये सब चीज़ें, यानी इन सब बातों में बदलाव आएगा। ये सब चीज़ें बदलेंगी, है ना, सब कुछ पूरी तरह से अलग होगा। तो क्या नोवा 01 को खोल के नए रंग के या फिर नए मटेरियल से भी बनाया जा सकता है? उदाहरण के लिए मैं एक लाल रंग की एयरशिप चाहता हूँ, क्या अन्य रंगों की भी टेस्टिंग की जाएगी या उन पर भी विचार किया जाएगा? और वैसे भी क्या एयरशिप्स दूसरे रंगों में भी हो सकते हैं? हाँ, जो चाहे वो किया जा सकता है। आप इसे मेटेलिक भी बना सकते हैं या चाहें तो काला भी कर सकते हैं। बस एक बात है, इससे उसके गर्म होने पर काफ़ी असर पड़ेगा। जैसे कि काला एयरशिप जल्दी गर्म होगा और फिर बहुत तेज़ी से ठंडा भी होगा। हर जगह अपने अपने नुक्ते होते हैं, लेकिन स्वाभाविक है ग्राहक की मांग पर कुछ भी किया जा सकता है। बस एक बात है, आपको चेतावनी दी जाएगी, उदाहरण के लिए, कि यह सफ़ेद रंग किसी परंपरा की वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि टाइटेनियम या एल्यूमिनियम का ऑक्साइड इस रंग का होता है जो अल्ट्रावायलेट किरणों को अच्छी तरह से परावर्तित करता है और आवरण को समय से पहले खराब होने से बचाता है। इसी तरह आप इसे मेटलाइज भी कर सकते हैं, उदाहरण के लिए उन्हीं सूर्य किरणों को परावर्तित करने के लिए। लेकिन तब आवरण की वेल्डिंग में समस्याएं आती हैं। आप आवरण सीधे वेल्ड नहीं सकते, इसे पास पास रखना होता है और पीछे वेल्डिंग पट्टी लगानी होती है क्योंकि मेटलाइज्ड परत वेल्ड नहीं होती। क्या इससे वजन बढ़ जाता है? नहीं, इससे वजन नहीं बढ़ता और मजबूती पर कोई असर नहीं पड़ता। असल में इससे सिर्फ आवरण बनाने की मेहनत बढ़ती है, बस इतना ही। यानी ऐसा किया जा सकता है। तो एक और सवाल है, क्या हम करेंगे, भगवान ही जाने। यहाँ रूस में सोने की परत वाली खोलों का उत्पादन शुरू करने का इरादा है और ये इरादा अब तक कहीं गया नहीं है, बल्कि अभी भी पूरी तरह से बरकरार है। उन शुरुआती समझौतों के समय से ही मैं खुशी खुशी मास्को के ऊपर सुनहरे एयरशिप्स को देखना चाहूँगा। सुनने में तो हाँ, ये वाकई बहुत आशाजनक लगता है। वैसे नदी के किनारे और झील के ऊपर अभी तक उड़ान नहीं भरी है, यह भी एक सवाल था यहाँ। तो फिलहाल इसका जवाब है नहीं, अभी तक नहीं। क्या आपने तेज़ हवा के झोंकों में डॉकिंग का परीक्षण किया है? आमतौर पर यह कैसे किया जाएगा? क्या तेज़ हवाओं का इंतज़ार करना होगा या कोई सिमुलेशन उपलब्ध है? तेज हवा के झोंकों में जब स्वचालित मोड में ऊंचे मस्तूल पर डॉकिंग की जाती है तो यह प्रक्रिया काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। ऐसे हालात में संतुलन बनाए रखना, और मुझे लगता है इस साल हम ये काम बिना किसी टीम की भागीदारी के हल कर लेंगे। इसमें कोई ख़ास मुश्किल नहीं है और आजकल की ऑटोमेशन, मुझे नहीं पता आपने देखा है या नहीं, लेकिन रोबोट दौड़ते फिरते हैं जंगल में, पत्थरों के ऊपर, लकड़ियों के ऊपर से। हाँ, मुझे लगता है कि ऑटोमेशन सिस्टम आसानी से उस क्रू की जगह ले लेगा जो पहले तेज़ हवाओं में और अन्य परिस्थितियों में विशाल डिरिजिबल्स को ऊंची इमारतों की छत पर डॉक करता था। हम इसका हल निकाल लेंगे। लोग पूछते हैं, क्या रूस में संवेदनशील उपकरण जो मौसम के प्रति संवेदनशील है व्यावहारिक? एक निश्चित आकार के बाद ये सारी संवेदनशीलता धीरे धीरे और निश्चित रूप से कम होने लगती है या खत्म होती है? हाँ, अभी उदाहरण के लिए जब हम एक छोटा उपकरण मैदान में ले जाते हैं तो ये जैसे हम एक छोटे 1 सीटर कनू में समुद्र में जा रहे हों, वहाँ हर लहर हमारे लिए, खासकर तटीय इलाकों में, खतरनाक होती है। तटीय लहरें होती हैं जैसे ज़मीन के पास हवा में उतार चढ़ाव होता है। ये जानलेवा हो सकती हैं, तुम्हारे कायक को पलट सकती हैं, सब खत्म हो सकता। और जब आप वहाँ किसी क्रूज़ लाइनर या मालवाहक जहाज़ पर होते हैं तो आपके लिए आमतौर पर तूफ़ान भी कोई बड़ी रुकावट नहीं होती। हाँ,
ये तो साफ है कि अगर कोई बहुत ही गंभीर रुकावट हो तो उसे ऐसे बड़े जहाज भी टालते हैं। तो एक निश्चित आकार के बाद मौसम की स्थिति का असर कम और कम होता जाता है। बर्फ, बारिश, ठंड, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उपकरण को इस हिसाब से डिजाइन कर लो कि उसे क्या झेलना है, बस इतना ही। ठीक है, क्या आपातकालीन सिस्टम की जांच करने की योजना है? यहाँ शायद हवा नहीं बल्कि जेल छोड़ने की, बढ़ी हुई रुकावटों या जैमर की स्थिति में कम से कम उसी स्ट्रेटोस्फेरिक गुब्बारे में उसे लॉन्च करके और कनेक्शन की जांच करके। ये शायद उड़ान रोकने वाले उपकरण के बारे में है। हाँ, ये एक महंगी जांच होगी। हाँ, हीलियम, हमने इसे यहाँ शहर में जांचा था, असल में मॉस्को में। सभी जानते हैं यहाँ सब शोर करता है, सिग्नल भी जाम होते हैं वगैरह। हमारी प्रयोगशाला में उपकरण रखा था, आदमी कुछ ब्लॉक दूर चला जाता था, बटन दबाता था, और इन सारी दीवारों, खिड़कियों, वाईफाई की रुकावटों के बावजूद सब कुछ ठीक से काम करता था। क्या बस यूं ही मज़े के लिए इसे जला देना चाहिए ताकि एयरशिप नीचे आ जाए और गैस निकल जाए? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। अगर उसकी सीलिंग को तोड़ना ज़रूरी हो तो ऐसा किया जा सकता है, कर देंगे। तो अगर एयरशिप बिना पायलट के है तो उसे क्यों ना थोड़ा सा और सावधानी पूर्वक हाइड्रोजन गैस से भर दिया जाए? ईमानदारी से कहूं तो अच्छा सवाल है। क्यों नहीं, मैं पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन शायद तुरंत नहीं। पहले तो थोड़ा सुरक्षित और शुद्ध हीलियम गैस से ही। भविष्य में शायद, क्यों नहीं, जब हमें समझ आ जाएगा कि इसके साथ कैसे बेहतर तरीके से और पूरी टीम के लिए सुरक्षित रूप से काम करना है, क्योंकि उड़ान पर भेजने से पहले उसे इकट्ठा करना, फुलाना और जगह पर लगाना पड़ता है। हाइड्रोजन के पास हैंगर में खड़े रहना, हाँ, और उंगलियां भी क्रॉस करना नहीं चाहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये सवाल पहले भी आ चुका है। जब एयरशिप की उपयोगिता अवधि समाप्त हो जाएगी तो हीलियम का फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इसकी मात्रा बहुत अधिक होती है। हाँ, लेकिन हीलियम गंदा हो जाता है, संदूषित हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है इत्यादि। आखिरकार ये गैसों का प्रसार है। किससे गंदा? एक सिद्धांत है जिसे आंशिक दाब पार्शियल प्रेशर कहते हैं। इसका अर्थ है कि जब किसी सीमा के एक ओर किसी पदार्थ के अधिक अणु होते हैं और दूसरी ओर कम, तो अणु कम मात्रा वाली ओर जाने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह हवा के अणु फिर भी आवरण शेल के अंदर चले जाते हैं। वैसे ही अणु खुद आवरण के पदार्थ से या वॉल्व के पदार्थ से भी आसानी से बाहर निकल सकते हैं। यानी समय के साथ कुछ न कुछ कहीं न कहीं मिल ही जाता है, और हीलियम काफ़ी सक्रिय रूप से गंदा हो जाता है। उसमें अशुद्धियाँ आ जाती हैं और उसे तो वास्तव में साफ करना भी ज़रूरी होता है। जर्मनों के पास इसके लिए अलग अलग उपकरण होते हैं जो हैंगर के पास लगातार आवाज़ करते रहते हैं। वे इन उपकरणों से इस गैस को गुजारते हैं। हम भी स्वाभाविक रूप से ऑन बोर्ड शुद्धिकरण प्रणाली विकसित कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हाँ, हम हीलियम को खोने का इरादा नहीं रखते, बल्कि उसे साफ करना और कई बार इस्तेमाल करना बेहतर है। बहुत बढ़िया, ठीक है। यह सवाल भी अपेक्षित था, जैसा कि हमने पहले से अनुमान लगाया था। नोवा 2 के निर्माण के लिए क्या हमें हैंगर मिल गया है या अभी भी उसकी तलाश जारी है? क्या हमारे पास कोई अन्य विकल्प मौजूद हैं? नहीं। जो हैंगर अभी हमारे पास है, क्या वह नोवा 2 के लिए उपयुक्त नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नोवा 2 का आकार लगभग 44 मीटर के आसपास ही है, मेरा मानना है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। और यहाँ तो ये भी बहुत मुश्किल से समा पाया। हाँ, 17 मीटर वाला हैंगर चुना गया था, एक पनेउमो फ्रेम वाला एलिंग जिसे आसानी से खरीदा जा सकता है और उदाहरण के लिए नोविंकी के उसी हवाई अड्डे की जगह पर स्थापित किया जा सकता है। अभी भी उसे वहाँ लगाया जा सकता है। स्थायी रूप? हाँ, सब कुछ अस्थायी है। बाद में इसे अपने साथ कहीं और ले जाया जा सकता है, या फिर उस हवाई अड्डे पर जिसे खरीदने की योजना थी, लेकिन वह नहीं हो पाया क्योंकि उसे पहले की सहमति के तहत बेच दिया गया था। नोविंकी में ऐसी संभावना है क्योंकि मेरी जानकारी में वहाँ ज़मीन किराए पर भी उपलब्ध है और ख़रीदी भी जा सकती है। दरअसल हाँ, और कुल मिलाकर हमारे जानकारों के पास ये ज़मीन है और अस्थायी निर्माण के लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसे कैसे स्थापित किया जाए? और जहाँ तक बड़े यानी मौजूदा हैंगरों की बात है, हमने नोवा 2 के लिए योजना बनाई थी कि वह एक मानक हैंगर में आएगा जिसमें बोइंग 700 जैसी कुछ विमानें भी आ सकती हैं। नहीं, अभी तक किसी के साथ ऐसी कोई सहमति नहीं बनी है। सबसे पहले तो इसलिए कि यह जल्दी नहीं होने वाला है और पहले से ही लोगों को परेशान करने का कोई मतलब नहीं है। और फिर भी हम शायद पन्यूमोकार्कस
खुलाए ढांचे की स्थापना पर ही भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि हैंगर को कब्जे में लेना पड़ेगा और वह भी लंबे समय के लिए ही। ये सब अतिरिक्त खर्च हैं जो कहीं नहीं जाते, और अपना खुद का लेना भले ही अस्थायी हो, फिर भी यह ज़्यादा तर्कसंगत लगता है। हाँ, ये ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। कौन सा डिरिजेबल आप पानी पर उतार सकते हैं और क्या ऐसी सुविधा योजना में है? असल में कोई भी डिरिजेबल पानी पर उतारा जा सकता है, अगर उसे पहले से तैयार किया जाए। हाँ। लोग पूछते हैं क्या वह फिर से उड़ सकेगा? उड़ सकेगा, हाँ। नोवा 2 पानी पर उतर सकती है, बस इसमें कोई खास तर्क नहीं है। लेकिन नोवा 8 को आराम से पानी पर उतरने के लिए बनाया जा सकता है, और आगे आने वाले सभी डिरिजेबल्स ही पानी पर उतरने में सक्षम होने चाहिए। तो लगता है सवाल ख़त्म हो गए हैं। उम्मीद है मैंने सभी सवाल पढ़कर सुना दिए जो आपने लिखे थे। अगर कोई छूट गया हो तो माफ़ करें। तो लगता है कि हमने वह सब कुछ पूरी तरह से विस्तार से और स्पष्ट रूप से बता दिया है जो हमारे पास था। तो मेरा मानना है कि अब हमें समापन शुरू कर देना चाहिए। अगर और कोई सवाल नहीं है तो कृपया बताएं। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। हाँ, सब कुछ ठीक है, कोई सवाल नहीं है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आज हमारे वेबिनार में भाग लिया। आशा है कि आपको यह रोचक और ज्ञानवर्धक लगा होगा। आप सभी हमारे नए एपिसोड्स से जुड़ें और हमें हमेशा ज़रूर फॉलो करें। आपका धन्यवाद। हाँ, हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि असली घटनाओं से लेकर टेलीग्राम पर खबरें आने तक के समय को कम करें जितना संभव हो सके, भले ही बाकी सोशल नेटवर्क्स पर ऐसा न कर पाएं। अगले हफ्ते हम एयरड्रोम जा रहे हैं। संभावना है कि वहाँ बहुत कुछ रोचक होगा, इसीलिए कृपया हमेशा हमारे साथ बने रहें। हाँ, फिर मिलेंगे, फिर मिलते हैं। सबको अलविदा। सोलर ग्रुप का परिचय। कभी यह एक सपना था, आसमान का सपना, स्वतंत्र उड़ानों का सपना, विश्व यात्रा का सपना, और हमने इसे साकार कर दिया। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए था? हमारे सपने हमारे लक्ष्य बन गए हैं। हमारे विचार हमारे योजनाओं में बदल गए हैं। हमारे आइडियाज एक रोड मैप और उत्पादन तकनीक में तब्दील हो रहे हैं। हमारा कार्यक्रम सालों आगे तक तय है। विकास और निर्माण, घटक और सामग्री, मॉडल बनाना और परीक्षण करना। सपने से हम परिणाम की ओर बढ़ रहे हैं। इस सफर में हमारे साथ चलो। सोलर ग्रुप नए पीढ़ी के ज़ेपेलिन प्रोजेक्ट का परिचय देता है। हमने भविष्य की भविष्यवाणी करने का तरीका चुना है, इसे आपके साथ मिलकर बनाना।